और प्यार हो गया भाग 8। नंदू ये वही लड़का है जिसने मौली दी को धोखा दिया था, कार्तिक ने चिल्लाकर कहा। नंदनी ने सुना तो अवाक रह गई। कभी कार्तिक को देखती तो कभी सामने खड़े लड़के को। नंदनी को चुप देखकर कार्तिक उसके पास आया और कहा, मैं सच कह रहा हूँ नंदू, पहले इसने मौली दी को धोखा दिया था और अब ये तुम्हें धोखा दे रहा है। वो मेरे भैया है बन्नी, नंदनी ने धीरे से कहा। ये तो क्या कह रही है नंदू? कार्तिक को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। हाँ बन्नी, वो मेरे कजिन भैया हैं, मुझसे मिलने आए हैं, नंदनी ने धीरे से कहा। कार्तिक खामोश खड़ा नंदिनी के चेहरे को देखता रहा। उसे विश्वास नहीं हो रहा था नंदिनी उसी लड़के की बहन है जिसने मौली को धोखा दिया। अगर मौली दी को ये बात पता चली तो वह नंदिनी को कभी एक्सेप्ट नहीं कर पाएगी। कार्तिक बिना कुछ बोले वहाँ से चला गया। नंदिनी ने उसे आवाज दी लेकिन कार्तिक नहीं रुका और बाइक स्टार्ट करके वहाँ से चला गया। नंदिनी, सब ठीक तो है ना? राजवीर ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए पूछा। नंदिनी की आंखों में आंसू आ गए। उसने राजवीर की तरफ देखते हुए कहा, कुछ भी ठीक नहीं है भैया। दोनों आकर कैंपस की सीढ़ियों पर बैठ गए। नंदिनी ने राजवीर को कार्तिक के बारे में बताया, साथ ही मौली के बारे में भी। राजवीर ने जब नंदिनी के मुंह से मौली का नाम सुना तो सारी बातें उसकी समझ में आ गई और उसने कहा, आई एम सो सॉरी नंदिनी, मेरी वजह से ये सब। लेकिन कार्तिक और मौली सिर्फ आधी बात जानते हैं, उस रात का सच उन्हें नहीं पता। आप उस रात मौली दी के घर क्यों नहीं गए थे भैया? नंदिनी ने मासूमियत से पूछा। मैं मौली के घर जाने वाला था, लेकिन उसी शाम मेरे पास माँ का फोन आया। उन्होंने बताया कि पापा को अटैक आया है और वो बहुत सीरियस हैं। मुझे उस वक्त पापा के अलावा कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। मैं उसी शाम दिल्ली निकल गया। टेंशन के कारण मौली को भी फोन नहीं कर पाया था। पापा खतरे से बाहर थे, लेकिन मेरा प्यार खतरे में आ गया। मैंने मौली से बात करने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसने बात नहीं की। कार्तिक से भी मैंने सच बताने की कोशिश की, लेकिन किसी ने मेरी बात का विश्वास ही नहीं किया। राजवीर ने उदास होकर कहा, मुझे आप पर भरोसा है भैया, लेकिन क्या आप और मौली दी फिर से साथ साथ नहीं हो सकते? नंदिनी ने सवाल किया। नहीं नंदिनी, मौली मुझसे नफरत करने लगी है, वो मुझे कभी माफ नहीं करेगी, राजवीर ने कहा। एक कोशिश करके देखते हैं भैया, शायद मान जाए, नंदिनी ने कहा। नहीं नंदिनी, वो बहुत जिद्दी है, वो अब कभी लौट कर नहीं आएगी, कहते हुए उसकी आवाज से दर्द छलक उठा। नंदिनी ने कहा और अपनी सोच में गुम हो गई। अच्छा, ये सब छोड़ो और ये बताओ तुम कैसी हो? राजवीर ने जबरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश करते हुए कहा। मैं ठीक हूँ भैया, लेकिन आप यहाँ ऐसे अचानक? नंदिनी ने हैरान होकर कहा। पास ही के कॉलेज में अपने कुछ डॉक्यूमेंट्स लेने थे, उन्हीं के लिए आया हूँ। ताऊ जी से बात हुई थी आज सुबह, तो उन्होंने बताया कि तू भी इसी कॉलेज में है, इसीलिए तुझसे मिलने चला आया। राजवीर ने अपने आने की वजह बताई। अच्छा किया। अच्छा तो क्या किया? मेरी वजह से कहीं तुम दोनों के रिश्ते? राजवीर ने बात अधूरी छोड़ दी। भैया डोंट वरी, बन्नी बहुत अच्छा लड़का है, वो मुझसे गुस्सा नहीं होता। नंदिनी, तुम दोनों के बीच कुछ है क्या? What? We are just best friend only। नंदिनी को राजवीर से ऐसे सवाल की उम्मीद नहीं थी, पर उसकी आंखों में तो कुछ और ही देखा था मैंने। क्या? यही कि वो तुम्हें चाहता है? ऐसा कुछ नहीं है भैया। नंदिनी, मैं भी एक लड़का हूँ और सामने वाले लड़के के दिमाग में क्या चल रहा है भाप सकता हूँ। जब मैंने तुम्हें हक किया तो कैसे वो गुस्सा हो उठा था। ऐसा तो एक लवर ही कर सकता है नंदिनी, दोस्त नहीं। नंदिनी खामोश हो गई तो राजवीर ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, मैंने जो गलती की वो कभी तू मत करना। कार्तिक बहुत अच्छा लड़का है, उसे कभी खुद से दूर मत करना। हमारे बीच ऐसा कुछ नहीं है भैया जैसा आप सोच रहे हो। बन्नी मेरे बहुत क्लोज है, वो मुझसे हर बात शेयर करता है। हम दोनों एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, एक दूसरे की परवाह करते हैं, एक दूसरे के साथ खुश रहते हैं। नंदिनी ने अपना पॉइंट क्लियर करते हुए कहा। रिलैक्स, मैंने सिर्फ नॉर्मली पूछा था, अभी मुझे चलना चाहिए, अपना ख्याल रखना। राजवीर ने नंदिनी के सर पर हाथ रखकर कहा और फिर वहाँ से चला गया। नंदिनी वहीं सीढ़ियों पर बैठी सोचने लगी, क्या सच में बन्नी के दिल में मेरे लिए फीलिंग्स है? नहीं, अगर ऐसा होता तो वो मुझे बता देता, वो मुझसे कुछ नहीं छुपाता। फिर भैया को ऐसा क्यों लगा? भैया को क्या, जो भी हमें साथ में देखता है यही सोचता है। पर मुझे अपने नहीं बल्कि भैया और मौली दी के रिश्ते के बारे में सोचना होगा। वो दोनों गलतफहमी की वजह से दूर हो गए, उन्हें फिर से एक करना ही होगा।
लेकिन मैं अकेले नहीं कर पाऊंगी। इसमें मुझे बन्नी की मदद चाहिए होगी, लेकिन वो तो इस वक्त गुस्से में है। अगर उससे शेयर किया तो वो और गुस्सा हो जाएगा। मुझे अकेले ही कुछ करना होगा। नंदिनी उठी और वहाँ से हॉस्टल के लिए निकल गई। हॉस्टल आकर उसने सबसे पहले कार्तिक को फोन किया, लेकिन एक रिंग जाते ही कार्तिक ने फोन काट दिया। नंदिनी ने फिर फोन किया, लेकिन कार्तिक ने नहीं उठाया और फिर फोन को ही स्विच ऑफ कर दिया। सारी रात नंदिनी कार्तिक से बात करने के लिए परेशान रही, लेकिन उसका फोन बंद आता रहा। अगले दिन नंदिनी सुबह जल्दी ही कॉलेज आ गई और सीढ़ियों पर बैठकर कार्तिक का इंतजार करने लगी। कार्तिक आया, उसने नंदिनी की ओर देखा तक नहीं और सीधा क्लास की तरफ चला गया। नंदिनी भी उसके पीछे पीछे क्लास में आई, लेकिन कार्तिक ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। नंदिनी को ये सब बहुत अजीब लगा। आज वो अपना ध्यान भी पढ़ाई में नहीं लगा पाई। क्लास खत्म होते ही कार्तिक वहाँ से उठकर चला गया। नंदिनी उदास सी वहीं क्लास में बैठी रही। तभी श्रुति आई और कहा, क्या बात है नंदिनी, आज बहुत अपसेट नजर आ रही हो। श्रुति, पता नहीं बन्नी को क्या हो गया है, कल से बहुत अजीब बिहेव कर रहा है। ना मेरे फोन का जवाब दे रहा है, ना मैसेज का। कहते कहते नंदिनी की आंखें नम हो गई। तुम दोनों में तो कभी कोई झगड़ा नहीं हुआ, पता नहीं वो ऐसा क्यों कर रहा है। श्रुति ने कहा, अब मैं क्या करूँ श्रुति, मेरा उससे बात करना बहुत जरूरी है, मुझे उसे कुछ बताना है यार। नंदिनी ने उदास होकर कहा, एक काम कर, तू उसे जलन फील करवा, वो खुद आकर तुझसे बात करेगा। श्रुति ने कहा, जलन कैसे? नंदिनी ने कहा, तुम ना एक नंबर की बुद्धू हो। अरे लड़की को जलाने के लिए क्या करना होता है, उसके सामने दूसरे लड़के से बात करनी होती है और क्या। श्रुति ने कहा, अच्छा। नंदिनी ने हामी में सर हिला दिया। श्रुति ने उसे समझाया और फिर दोनों क्लास से बाहर निकल गई। बाहर आकर नंदिनी ने देखा कार्तिक कैंटीन की तरफ जा रहा है। नंदिनी भी उसके पीछे पीछे चल पड़ी। कैंटीन में पवन अपने कुछ दोस्तों के साथ बैठा था। नंदिनी भी उसके पास जाकर बैठ गई और हंसने बतियाने लगी। पवन के साथ दो लड़के और बैठे थे। दोनों ही नंदिनी को घूर कर देख रहे थे। साथ ही पवन की अच्छी किस्मत से जल भी रहे थे कि नंदिनी उसके साथ आकर बैठी है। पवन तो खुशी से फूला नहीं समा रहा था। कार्तिक ने नंदिनी को उन लोगों के साथ बैठा देखा तो उसे बहुत बुरा लग रहा था, लेकिन वो चुपचाप बैठा रहा। नंदिनी जानबूझकर उनसे ज्यादा ही फ्रैंक हो रही थी, जिससे कार्तिक को बुरा लगे और वो उससे आकर बात करे। कार्तिक से जब बर्दाश्त नहीं हुआ तो वो उठकर वहाँ से चला गया। नंदिनी फिर से उदास हो गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर कार्तिक उससे बात क्यों नहीं कर रहा है। नंदिनी ने बाहर आकर कार्तिक से बात करने की कोशिश की, लेकिन कार्तिक ने बाइक स्टार्ट की और जाने लगा। नंदिनी सामने आ गई और कहा, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो कार्तिक, कम से कम एक बार मेरी बात तो सुन लो। कार्तिक ने बाइक साइड से निकालकर आगे बढ़ा दी तो नंदिनी को गुस्सा आ गया और उसने चिल्लाकर कहा, ठीक है जाओ, मैं भी यहीं बैठकर तुम्हारा इंतजार करूंगी। कार्तिक चला गया और नंदिनी गुस्से से अपना बैग और किताबें उठाए कॉलेज के बाहर लगी बेंच पर आकर बैठ गई और कार्तिक के बारे में सोचने लगी। नंदिनी कार्तिक से बात करना चाहती थी, उसे राजवीर और मौली के रिश्ते के बारे में बताना चाहती थी। कॉलेज बंद हो गया, सभी वहाँ से चले गए, लेकिन नंदिनी वहीं बैठी रही। अंधेरा होने लगा पर नंदिनी जिद्दी निकली, वहीं बैठी रही। अभी बैठे बैठे वो कार्तिक के बारे में सोच ही रही थी कि तभी वहाँ दो लड़के घूमते घामते आ पहुँचे। नंदिनी को अकेले बैठकर देखकर लड़के उसके पास आए। इतनी रात में अकेले यहाँ, डर नहीं लगता? उनमें से एक लड़के ने कहा, अरे भाई डर छोड़, ये देख कितनी हसीन रात है, उस पर ये हसीना, आज तो लगता है रात रंगीन होने वाली है। दूसरे लड़के ने दांत दिखाते हुए कहा, हाँ यार बात तो तेरी सही है। पहले लड़के ने भी मुस्कुराते हुए कहा। नंदिनी वहाँ से उठी और जाने लगी। दोनों लड़के भी उसके पीछे पीछे चलने लगे। नंदिनी अंदर ही अंदर घबराने लगी। उसने अपनी चाल तेज कर दी। लड़के भी उसके कदम से कदम मिलाकर चलने लगे। नंदिनी के माथे पर पसीने की लकीरें उभर आई। उसकी आंखों में डर तैरने लगा। अब चलने के साथ साथ वो पीछे मुड़कर भी देखने लगी। लड़के अभी भी उसका पीछा कर रहे थे। तेजी से चलते चलते नंदिनी सामने किसी से टकरा गई। उसने अपनी पलकें उठाकर देखा तो उसकी आंखें भर आई। सामने कार्तिक खड़ा था। कार्तिक को वहाँ देखकर नंदिनी की जान में जान आई। तब तक दोनों लड़के भी वहाँ आ पहुँचे। उनमें से एक ने आगे आकर जैसे ही नंदिनी का हाथ पकड़ा, कार्तिक ने आगे बढ़कर उसे एक थप्पड़ मारते हुए कहा, हाथ कैसे लगाया इसको, अपने बाप की जागीर समझा है, हाथ कैसे लगाया तूने इसे? हाँ,
अकेली नहीं है ये, मैं इसके साथ हूँ और जब तक मैं हूँ इसे हाथ लगाना तो दूर कोई इसकी तरफ आंख उठाकर देख भी नहीं सकता। कार्तिक ने एक घूसा उसके मुंह पर मारते हुए कहा। दूसरा लड़का आगे आया तो कार्तिक ने उसे भी 2-3 घूसे जमा दिए। दोनों लड़के डरकर वहां से भाग गए। नंदिनी दौड़कर कार्तिक के पास आई। उसकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। कार्तिक ने पहली बार नंदिनी की आंखों में आंसू देखे थे। उसका दिल किया अभी के अभी नंदिनी को कसकर गले लगा ले, लेकिन उसने अपने जज्बातों को काबू में रखा और कहा, कुछ कहने की जरूरत नहीं है, चलो तुम्हें हॉस्टल छोड़ देता हूँ। कार्तिक चलने लगा। नंदिनी चुपचाप उसके पीछे पीछे चल पड़ी। कार्तिक के बर्ताव से दुखी थी लेकिन खुश भी थी कि आखिर कार्तिक ने कुछ तो कहा, वरना उसकी खामोशी तो नंदिनी की जान ही ले लेती। कुछ दूर चलकर दोनों बाइक के पास पहुँचे। कार्तिक ने बाइक स्टार्ट की और नंदिनी को बैठने का इशारा किया। नंदिनी चुपचाप आकर बाइक पर बैठ गई। कार्तिक ने बाइक स्टार्ट की और हॉस्टल की ओर बढ़ा दी। बाइक के साइड मिरर से उसे नंदिनी का उदास चेहरा नजर आ रहा था। कार्तिक को नंदिनी की उदासी बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी। वो सोचने लगा, इन सब में नंदिनी का क्या दोष है यार, लेकिन क्या करूं, अतीत के कारण नंदिनी का आज खराब नहीं कर सकता। अगर मौली दी को पता चला कि नंदिनी राजवीर की बहन है तो वो इससे नफरत करने लगेगी। दी मुझसे नफरत करे तो मैं बर्दाश्त कर भी लूंगा, लेकिन नंदिनी के लिए उनकी नफरत कभी नहीं देख पाऊंगा। नंदिनी समझदार है, वो बहुत अच्छी भी है, मुझे पता है वो मुझे माफ कर देगी। नंदिनी उदास बैठी बस यही सोच रही थी। अच्छा हुआ तुम आ गए बन्नी, बहुत अकेला महसूस कर रही थी खुद को। कितनी सारी बातें बतानी है तुम्हें, लेकिन तुम, खैर जाने दो, तुम साथ हो ना, इतना काफी है। बस एक बार तुम्हें राजवीर भैया का सच बता दूं, इसके बाद चाहे तुम मुझसे कभी बात मत करना। ख्यालों में डूबे हुए कब हॉस्टल आ गया दोनों को पता ही नहीं चला। कार्तिक ने बाइक रोकी, दोनों नीचे उतर गए। नंदिनी कार्तिक के चेहरे की तरफ देखने लगी। कार्तिक कमजोर नहीं पड़ना चाहता था, इसलिए दूसरी तरफ देखने लगा। जितनी तकलीफ उस वक्त नंदिनी को हो रही थी, उससे कहीं ज्यादा कार्तिक को हो रही थी। नंदिनी पलटकर जाने लगी, 2 कदम चलकर रुक गई और फिर कहने लगी, बन्नी, तुम्हारे इस बर्ताव की वजह तो मैं नहीं जानती, लेकिन सच कहूँ तो बहुत बुरा लग रहा है यार। आज से पहले कभी तुझसे दूर होना तो अलग बात है, मैंने कभी ऐसा सोचा भी नहीं था। हाँ, ये सच है कि राजवीर भैया मेरे भाई हैं, लेकिन एक सच और है, मुझे तुम्हें बताना है। कहकर नंदिनी ने राजवीर की बताई सारी बातें कार्तिक को बता दी। कार्तिक ने जब सच सुना तो उसे बहुत दुख हुआ। अनजाने में उसने मौली और राजवीर को अलग कर दिया और आज नंदिनी का भी दिल दुखाया। नंदिनी ने आगे कहना शुरू किया, यहाँ मैं तुम्हारे सिवा किसी को नहीं जानती कार्तिक, तुम ही हो जो मुझे समझ सकते हो। मेरी खुशी, दुख, परेशानी में हमेशा मेरे साथ रहते हो, लेकिन आज जब तुम ऐसा बर्ताव कर रहे हो तो ऐसा लग रहा है जैसे अंदर ही अंदर इस दिल के सैकड़ों टुकड़े हो गए हो। जब कोई अपना नजरअंदाज करता है ना तो बहुत तकलीफ होती है। आज मैं तुम्हारे साथ हूँ इसलिए तुम्हें इस रिश्ते का एहसास नहीं, पर कल जब मैं नहीं रहूंगी तब एहसास होगा मेरा होना क्या था। भैया से अनजाने में हुई गलती की सजा तुम मुझे दे रहे हो और शायद खुद को भी। जानती हूँ तुम भी खुश नहीं हो, तुम्हें भी वही महसूस हो रहा है जो मुझे, लेकिन तुम कहोगे नहीं। बहुत ज्यादा बोल दिया, शायद भूल गई थी कि अब तुम्हें मेरी किसी बात से फर्क नहीं पड़ता। चलती हूँ, गुड नाइट। कहकर नंदिनी जैसे ही जाने लगी, कार्तिक ने उसका हाथ पकड़ा और उसे अपनी तरफ खींचकर कसकर गले लगा लिया। कार्तिक की आंख से आंसू निकलकर नीचे गिर पड़े। नंदू सॉरी यार, कार्तिक बस इतना ही कह पाया और आंखें बंद किए नंदिनी को गले लगाए रखा। नंदिनी भी कार्तिक के सीने से लगी रही। कार्तिक को बोलने की जरूरत नहीं थी, दोनों बिना बोले ही उस वक्त एक दूसरे की फीलिंग समझ रहे थे। कुछ देर बाद कार्तिक नंदिनी से दूर हुआ और कहा, मैं तुमसे बिल्कुल नाराज नहीं हूँ नंदू, रात बहुत हो गई है, तुम जाकर सो जाओ, कल कॉलेज में मिलते हैं। नंदिनी हॉस्टल चली गई। कार्तिक ने बाइक स्टार्ट की और घर आ गया। घर आकर कार्तिक सीधा अपने कमरे में आया और आईने में देखने लगा। आज पहली बार किसी की आंख में आंसू देखकर कार्तिक बेचैन हो गया था। ऐसा क्यों हुआ वो नहीं जानता। नींद सारी रात उसकी आंखों से दूर थी। अगली सुबह कार्तिक कॉलेज पहुंचा। नंदिनी अभी आई नहीं थी, इसलिए वो बुक्स लेने लाइब्रेरी की तरफ चला गया।
रॉ में किताबें देखते हुए वो सामने से आती लड़की से टकरा गया। दोनों के हाथ में पकड़ी किताबें नीचे गिर गई। दोनों उठाने के लिए जैसे ही झुके, दोनों का सर आपस में टकरा गया। कार्तिक ने लड़की को रुकने का इशारा किया और किताबें उठाकर लड़की के हाथ में थमा दी। कार्तिक जल्दी में था, इसलिए उसने लड़की को नजर भर के देखा तक नहीं और वहां से आगे बढ़ गया। लड़की ने कार्तिक को जाते हुए देखा। उसे कार्तिक पहली नजर में ही भाग गया। लाइब्रेरी के बाहर आकर जब कार्तिक क्लास की तरफ जाने लगा तो एक बार फिर उसी लड़की से टकरा गया। लड़की का पांव फिसला और वो जैसे ही गिरने को हुई, कार्तिक ने उसे थाम लिया। लड़की ने हाथ में पकड़े नोट्स के पन्नों को हवा में छोड़ दिया। पन्ने आकर दोनों पर गिरने लगे। कार्तिक ने तुरंत लड़की को छोड़ दिया। थैंक यू, लड़की ने प्यार भरी आवाज में कहा। कार्तिक ने देखा, चुस्त जींस टॉप पहने, खुले बाल, बड़े बड़े गोल इयररिंग्स, काजल से सनी आंखें और सांचे में ढले होठ, जिन पर लाल रंग पुता हुआ था। एक पल के लिए तो कार्तिक भी उस चेहरे में खोकर रह गया। तभी लड़की ने अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ाकर कहा, हाय, आई एम सोफिया एंड योर नेम? कार्तिक सक्सेना, कार्तिक ने जवाब में हाथ मिलाते हुए कहा। नाइस नेम, बाय द वे नाइस टू मीट यू, सोफिया ने कहा। कार्तिक हल्के से मुस्कुराया और आगे बढ़ गया। सोफिया उसे जाते हुए देखती रही। तभी उसकी दोस्त मोना ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, सोफी, कौन था वो लड़का? चोर, सोफिया ने कार्तिक को देखते हुए कहा। चोर? पर उसने क्या चुराया है? मोना ने असमझ की स्थिति में कहा। सोफिया ने जाते हुए कार्तिक को देखते हुए कहा, मेरा दिल, उसने पहली नजर में मेरा दिल चुरा लिया मोना। आशा करती हूँ दोस्तों आपको कहानी का ये भाग पसंद आया होगा। पसंद आया है तो जल्दी से अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स मुझे दे दीजिए। आपको अगर मेरी कहानियाँ पसंद आ रही है तो जल्दी से मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए एंड सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। बहुत जल्द मिलती हूँ इस कहानी के अगले भाग में। तब तक के लिए बाय बाय।